वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत की जानिब बढ़ रहा था। गोया जब्त की सीढ़ियाँ थीं जिनको वो तेजी से सर कर रहा था और सर करता हुआ जब्त की पहली मंजिल पर पहुंच गया था। सुबह की रोशनी और इसकी किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी, मगर वो रुका नहीं था। चलता हुआ छत की मुंडेर पर लगी गिरिल दोनों हाथों को सख्ती से लग चुका था। गर्दन और हाथ की रगें तन गई थी। जब्त की वजह से उसकी आंखों सिकुड़ गई थी और वहाँ बल पड़ गए थे। रियाम की हालत इस वक्त बिल्कुल इस बच्चे की तरह थी जो चॉकलेट में पोशीदा कड़वी दवाई से नावाकिफ होता है। अभी वो इस मुलाकात की खुशी महसूस करने ही वाला था, दर्द ने इस खुशी को मानन कर दिया था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो माँ साहब, मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो तुम। वो खुद से हम कलाम था। तेजी से ऊपर आने की वजह से उसकी सांसें खुली हुई थी। तुम कैसे मुझसे वो मांग सकती हो जो मैं तुम्हें मर के भी नहीं दे सकता। सही कहा है किसी ने, महबूब हमेशा आसान चीज नहीं मांगता, वो हमेशा कुर्बानी मांगता है। मगर ये कुर्बानी नहीं थी, ये तो खुदकुशी थी, वो जो वो मर के भी नहीं कर सकता था। यार अब ये कैसा इम्तिहान है। वो जो मेरे लिए हिदायत का जरिया बनी, वो जिसने मुझे जहन्नुम के घड़े में गिरने से बचाया, वो मुझे पत्ती के अंधेरों में किस तरह फेंक सकती है। वो मुझे छोड़ने का कैसे सोच सकती है। वो गंग होती जबान के साथ बहुत मुश्किल से रब से हम कलाम हुआ था। कुछ लोग बहुत बहादुर होते हैं, कोई चाकू से वार करके करे या खंजर से चीर डाले तब भी वो डटे रहते हैं, मगर जबान के वार बड़े से बड़े बहादुर को पल में ढेर कर देते हैं। ये वार खंजर से ज्यादा तेज और तकलीफदा होते हैं, इंसान को ऐसी मंजिल पर ला खड़ा करते हैं जहाँ मंजिल का निशान भी नहीं होता और वापसी का सामान भी नहीं होता। वो ऐसी ही एक मंजिल पर खड़ा था। दिल को हाथों से पकड़े वो निकलते सूरज को बहुत गौर से देख रहा था। होंठ दांतों में दबे थे, नाक सुर्ख थी, इसकी सियाह आंखें सूरज की किरणों से अपना रंग बदल रही थी, मगर फिर इसने मनाजिर को धुंधला होता महसूस किया था। इसे याद था कि वो कभी नहीं रोया, जिंदगी की कोई तकलीफ इसे आंखों से दो आंसू न निकाल सकी थी, मगर आज इसका दामन भीग गया था। मजबूत मर्द रोए तो बहुत बुरा लगता है, इसके आंसू हमेशा किसी बड़े जब्त के निशान होते हैं। वो जब्त जो वो आंखों से अंदर नहीं उतार पाता, वो ना चाहते हुए भी आंखों से बाहर झलक पड़ता है। वो खामोशी से होंठ पीछे रो दिया था, जैसे किसी नन्हे बच्चे से इसकी माँ को अलग कर दिया जाए, ये जैसे कोई जनाजा इसके सामने रखा हो। फिर इसने किसी ख्याल के तहत दोनों हाथों को आंखों पर फेरकर आंसू को पोंछा था। फिर 2 से 3 मरतबा इसने यही कहा था। इसकी दाढ़ी भी भीगी हुई थी। खुद को मजीद रोने से बचाते हुए इसने एक गहरी सांस ली थी। आज का दिन इन सबके लिए बहुत ही अलग दिन था। वो एक मंजिल के मुसाफिर थे जिसका दुनियावी धन दौलत से कोई ताल्लुक नहीं था। हमदर्दी का लफ्ज इनके जज्बों के आगे बेहद छोटा पड़ रहा था। वो लोग जाने से पहले एक आखिरी प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। वहाँ उन्होंने एक वक्ती तौर पर जगह बना ली थी, जहाँ वो गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अलिफ बारी बारी सबका निशाना देख रहा था। वो देखना चाहता है किसको फ्रंट पर रख सकता है और कौन इन्हें बैकअप दे सकता है। अपनी 5 साल ट्रेनिंग के बाद वो मुकम्मल एक आर्मी के फौजी जवान की तरह सोचने लग गया था, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी एक ऐसे कॉलेज में हुई थी जहाँ कैडेट स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, और इसका पूरा क्रेडिट सिकंदर अली को जाता था। वो आदिल और अली का निशाना देख चुका था और अब वो आतिफ का निशाना देख रहा था। वहाँ गोलियों की आवाज़ नहीं गूंज रही थी, क्योंकि इनके तमाम तर गनों के पर साइलेंसर लगा था, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते थे कि इनका काम बगैर किसी शोर शराबे के इंतहाई खामोशी से है। इनमें से किसी को भी सुबह वाला वाकया नहीं भूला था। खासतौर पर अलिफ को बार बार जियाम की वो सूरत याद आ रही थी। वो इसे इतना कमजोर और टूटा हुआ शायद ही कभी मालूम हुआ था, और अभी भी वो इनके दरमियान मौजूद नहीं था। आतिफ दरमियान में खड़ा अपनी पसंद की गन पकड़े अब फायर कर रहा था। इसने एक साथ 5 फायर किए थे, जो तमाम के तमाम इस आखिरी सर्किल के अंदर लगे थे। गुड, अलिफ ने इसका निशाना देखकर कहा था। वो वहीं पीछे वाले सोफे से टिक कर खड़ा था, जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने। वो वक्फा से फोन भी चेक कर रहा था। अली और आदिल भी एक तरफ खड़े थे। इन तमाम की नजरें अचानक दरवाजे की जानिब मरकूज हुई थी। अलिफ ने भी नजरें उठाकर दरवाजे से आने वाले को बगौर देखा था। वो हद से ज्यादा संजीदा चेहरा लिए रगे ताने अंदर दाखिल हुआ था। अलिफ ने इसे बगौर देखा था। अभी जाने का वक्त का कुछ पता नहीं था। जबकि वो सफेद शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, टाई लगाए, हाथ में घड़ी पहने वो मुकम्मल तैयार खड़ा था। इन सब पर एक शायराना नजर डालकर वो अब इस मेज की तरफ बढ़ा था जहाँ गन्स रखी है, जिसके सामने वो ब्लैक बोर्ड था जिसमें गन ढस दी जाती थी। आतिफ वहाँ से हट गया था और उसकी जगह ज़ियाम आ गया था। किसी को भी इसके चेहरे पर परेशानी या गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, बस संजीदगी थी तो पूरे चेहरे पर और इसके वजूद पर छाई हुई थी। आतिफ ने नोट किया था ये वही संजीदगी थी जो इसके चेहरे पर इन लोगों को इस वक्त दिखी थी जब वो पहली बार मस्जिद में आया था, और इसके अगले दिन से इन सब ने इसे मुस्कुराकर बात करते ही देखा था। अब ज़ियाम खामोशी से खड़ा वहाँ से एक गन अपने हाथ में उठा रहा था। आस्ती ने हमेशा की तरह कोनियों से थोड़ा नीचे तक खोल थी। वहाँ मौजूद लाइट में इसकी सियाह दाढ़ी चमक रही थी। वहाँ हर कोई इसको बगौर देख रहा था। अब वो अपना सीधा हाथ
किए निशाना साध रहा था। आंखों में एक समंदर था जो ठहरा हुआ था। वो इन आंखों को जिनसे वो अभी कुछ देर पहले रोकर आया था, अब सामने बोर्ड पर टिकाया हुआ था। फिर इन लोगों ने इसके निशानों पर नजर की थी। इसने बेतरफे कई गोलियां सामने लगे बोर्ड में उतार दी थी। तमाम की तमाम सबसे छोटे सर्कल के अंदर लगी थी। इन सबकी नजर इस बोर्ड की जगह पर थी। वहाँ गोलियां बाकायदा तरकीब से मारी गई थी। इन्हें साफ नजर आ रहा था। वहाँ गोलियां एक के बाद एक लगी हुई बड़ा सा एम लिख चुकी थी। अलिफ ने आंखें छोटी करके पहले बोर्ड को और फिर संजीदा खड़े ज़ियाम को देखा था। वो बिल्कुल सीधा एम था जो इसने गोलियों से बनाया था। अब वो दूसरी गन से मजीद फायर कर रहा था। इस एम के गर्द इसने गोलियों से एक दायरा बना डाला था। वो सब खामोश खड़े इसी तरह देख रहे थे, मगर किसी को ने भी इसे रोकने की हिम्मत न थी। वो एक खामोश शेर की तरह मालूम होता था। अलिफ जानता था वो इस वक्त बेहतर नहीं और अपने अंदर का गुबार इन गोलियों पर उतार रहा है। फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था और अब वो इसके बराबर में खड़ा हो गया। एक हाथ ज़ियाम के कंधे पर गया था। अलिफ ने इसका कंधा थपथपाया था। एक बात याद रखना, मुसलमान को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो मरते हैं तो शहीद होते हैं और जीते हैं तो गाजी बनते हैं। इसने बुलंद आवाज से इंतहाई कुरख लहजे में इन सबसे कहा। इसकी बात सुनकर इनके सीने चौड़े हो गए थे। बात वाकई 100% सच्ची थी। हमें जल्दी निकलना होगा। ज़ियाम सरसरी कहता हुआ कमरे से निकल खड़ा हुआ था। वहां से निकला ही था इसके से अपने फोन पर किसी का फोन आता दिखाई दिया। फोन को देखकर वो मुस्कुराया था। वहाँ एक स्क्रीन पर हर वाइफ लिखा था। फोन उठाकर इसने पहले इसे बोलने का मौका दिया था। फोन को कान और गर्दन के बीच फंसाकर वो नीचे सोफे पर बैठे अपने जूते पहन रहा था। फिर इसे मुकाबले से आवाज आई थी, हेलो बेटा, सब ठीक चल रहा है ना अलिफ? इंतहाई प्यार से कहा गया था, मगर वो राबिया की आवाज हरगिज नहीं थी। अलिफ ने शदीद चौंक कर फोन अपने हाथ में लिया था। अब वो स्क्रीन पर दोबारा नाम पढ़ रहा था। वहाँ वाइफ ही लिखा था। कौन? अब इसने हड़बड़ाहट से पूछा था। क्या मतलब है कौन? कितनी माएँ हैं तुम्हारी? मुकाबले से थोड़ा सख्त जवाब आया था। मामा आप? अलिफ ने नासमझी से कहा था, मगर अगले ही लम्हे वो तमाम कार्रवाई और इस काम के पीछे होने वाली एक महाशय को पहचान गया था। नंबर बदलने में वो माहिर थी। जी सब ठीक है, आप ठीक है ना? अब इसने खुद को मुतमईन करके पूछा था। हाँ व्हाट्सएप देखो, तुम्हें कुछ भेजा है। नायला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। जी अच्छा। अलिफ के जहन में सवालात आए थे। फिर इसने फ़ोन में व्हाट्सएप खोला था। वहाँ एक तस्वीर थी जो लोड नहीं हुई थी। अलिफ इसी पर नजर जमाया हुआ था। फिर इसे वो लोड होती दिखाई दी और अगले ही लम्हे इसकी आंखें बाहर को आ गई थी। वो वाकई सही मायनों में चौंक गया था और अब इसकी हिम्मत ही नहीं थी फ़ोन कान से लगाने की। नूरे की बच्ची, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, इसे शदीद झुंझाहट में बड़बड़ा कर कहा था। फिर वो फ़ोन कान से लगा चुका था। देख ली पिक्चर? मैंने सोचा मैं खुद ही फ्रेम करवा लूँ। नायला इससे बात कर रही थी और वो जवाब में खामोश था और दिल ही दिल में नूरे को सलावतें सुना रहा था। जी, अलिफ ने सरसरी से जवाब दिया था। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन। इन छोटे छोटे कामों के लिए मुझे ही बोल दिया करो। उन्होंने सीधा सा कहकर फ़ोन रख दिया था। अलिफ ने फ़ोन रखकर दोबारा अपने फ़ोन में इस तस्वीर को देखा। वो एक लकड़ी का गहरा ब्राउन फ्रेम था जिसके बीच में फोम के अंदर दो गजरों को फ्रेम करवाया गया था। यकीनन मैं समझ गया था ये काम था किसका। नूरा खूब जानती थी कि वो अलिफ की मर्जी के खिलाफ कराची जा रहे हैं, तो वो वहाँ अलिफ इससे बात पे बदले लेगा। इसलिए अपने बदले का इंतजाम वो पहले से ही करके आई थी। इसने ही वो गजरे नायला को दिए थे ताकि वो फ्रेम करवाकर अलिफ को तस्वीर भेजे। उफ, अल्लाह इस लड़की को जल्दी अकल दे दे। अलिफ ने दिल से नूरे के लिए दुआ की थी और गहरी सांस ली थी। अब इसका दिल राबिया को फोन करने का कर रहा था। वो इस सबसे पहले एक बार राबिया से बात करना चाहता था। साथ ही वो इस फ्रेम वाली पिक को इसे भेज भी चुका था। वो एक अंधेरा सा कमरा था जहाँ से बीच में एक बल्ब लटक रहा था। वहाँ एक दरवाजे के सिवा कोई भी जगह खुली नहीं थी। वो तमाम के तमाम लोग जिनकी उम्रें 30 से 40 साल की थी, वो इस एक शख्स के गर्द खड़े थे और वो शख्स चेहरे पर कपड़ा बांधे सबके बीच इनका सरबराह बना हुआ था। फिर इसके लंबे चौड़े वजूद में हरकत हुई थी। दोनों हाथ को कमर के पीछे बांधता हुआ वो बुलंद आवाज से बोला था, जन्नत के रास्ते पर आज हमारा दूसरा कदम है। पिछली बार काम इतना दिल से नहीं हुआ था। गॉड हमसे ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन अब यीशु मसीह की तवज्जो से हम बहुत ताकतवर है ना? इसने इन सब पर बारी बारी नजर डालकर पूछा था। फिर वो झुका था। इसका एक हाथ आगे मेज पर जोर से पड़ा था। इनके दरमियान एक मेज थी जहाँ राइफल और बहुत सी बड़ी बड़ी बंदूकें रखी थी। वहाँ छोटे छोटे हैंड बम भी थे। यस बॉस,
वो सब यक ज़बान होकर बोले थे, याद रखना अगर तुम में से कोई जिंदा वापस आया तो इसके हाथ कम से कम 2 इंसान को खून से रंगे होने चाहिए, वरना मैं खुद इसे मारकर जन्नत में पहुंचा दूंगा। कामरीन खूनी आंखों से कह रहा था। इन सब ने अपनी गर्दनों को हिलाया था। अपनी आंखों में जन्नत तक पहुंचने की धुन और दहशत आसानी देखी जा सकती है। बेखबरी की बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे ये मुसलमान। वो अब दोनों हाथों को मेज पर टिकाए इंतहाई नफरत से बोला था। वो इस वक्त बहुत खुश थी, इतनी खुश वो शायद ही कभी अपनी जिंदगी में हुई थी। हाथ में पेंसिल पकड़े, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया, अपनी स्टडी टेबल की कुर्सी से कमर को टिकाए झूल रही थी। पेंसिल का एक सिरा इसके मुंह में था, जो कुछ लटे कानों के गर्द झूल रही थी। फोन के बजने पर इसने कुर्सी को आगे करके फोन की जानिब नजर की थी। फिर इसने कुछ देर इंतजार किया था। 1 से 2 बेल बजने पर इसी तरह फोन को देख रही थी। फिर तीसरी बेल पर इसका हाथ पेंसिल मेज पर रखते परे और फोन की तरफ बढ़ा था, जबकि दूसरा हाथ छोड़ी पर टिक गया था। फोन उठाने के बाद इसने दोबारा फोन पर नजर की। वहाँ नाम तो वही था। फिर इसने फोन कान से दोबारा लगाया। माथे पर बल पड़े थे। वहाँ कॉल जारी थी, मगर मुकाबले से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ पल इसी तरह खामोशी में कट गए थे। आखिर खामोशी अब राबिया की बर्दाश्त से बाहर जा रही थी और मुकाबिल बहुत ही बर्दाश्त के साथ खामोशी का मुजाहिरा कर रहा था। क्या है, कुछ बोलोगी? आखिरकार राबिया ने ही हार मान ली थी। मुकाबिल शिद्दत से मुस्कुराया था, मगर वो इसकी मुस्कुराहट देख नहीं सकती थी। अलिफ, कुछ बोलोगे या फोन रख दूं? राबिया कोई जवाब ना पाकर फोन रखने लगी थी। तुम्हें पता है कि साइंस रिसर्च के मुताबिक खवातीन दिन भर में मर्दों से 20,000 अल्फाज ज्यादा बोलती है। अलिफ शदीद मुस्कुराहट के साथ बोला था। तो तुम्हें मेरे इन खवातीन में शामिल होने पर कोई शक हो रहा था क्या? अब की बार वो शदीद झुंझलाहट से सर झटकती हुई कह रही थी। सर चेयर पर टिका था, नजरें ऊपर की जानिब थी। तुम शक होने ही नहीं देती? वो सरसरी सा बोला था। इस वक्त घर के बाहर लॉन में टहल रहा था। तुमने मुझे आल कहना क्यों छोड़ दिया है? अलिफ ने से अचानक सवाल किया था। राबिया ने अपने नाखून दांतों में लेकर कहा था। तो तुमने नोट कर ही लिया? अलिफ ने जवाब में कहा था। तुम्हें आल सीलीन कहती थी, राबिया नहीं। इसे मुस्कुराकर संजीदा से जवाब दिया था। अब ये पहेलियों में बात करने की आदत भी खवातीन में ही होती है। अलिफ ने इसके जवाब में कहा था। एक काम करो, एक किताब लिखो, खवातीन और इनकी आदत। इसमें सरे फहरिस्त मुझ पर तहकीक लिखो, ताकि एक ही मरतबा तुम्हें सुकून मिल जाए। राबिया ने इसे चिढ़ कर जवाब दिया। अच्छा ख्याल है, अलिफ ने सरसरी से कहा था। चलो मैं फोन रखता हूँ। अलिफ ने सामने से इसकी तरफ आती मायसा की जानिब देखकर कहा। अल्लाह हाफिज। राबिया ने भी जवाब देकर फोन रख दिया। मायसा ने दूर से ही इसे फोन रखते हुए देख लिया था। अलिफ ने सरसरी नजर मायसा पर डाली। वो सुबह वाले काले स्कार्फ और सादा शलवार कमीज में ही मलबूस थी। चेहरा पानी से धुला हुआ था। गुल और आतिफ दारुल उलूम के लिए निकल गए हैं। वहाँ कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो हमें फौरन इन्फॉर्म करेंगे। तमाम तैयारियां भी हो गई हैं। मायसा ने इसे सब कुछ तफसील से बताया था। बहुत शुक्रिया। अलिफ इसे जांचती नजर से देखकर बोला था। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। खुद को इंतहाई पुरसुकून दिखाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। मिस मायसा, अलिफ ने इसे पलटते हुए रोका था। एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं और बाज़ औक़ात हम एक रुख से तो बखूबी वाकिफ हो जाते हैं, मगर दूसरे रुख को नजरअंदाज कर देते हैं। मायसा इसकी बात सुनकर रुक गई थी, मगर इसका चेहरा दूसरी तरफ ही था। जान के मिलने से पहले मेरे लिए धोखा मुहिज एक लफ्ज़ की हैसियत रखता था, मगर अब धोखे और परहेज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो कहती हुई हिंदे की जानिब बढ़ गई थी। वो तुम्हें क्या धोखा देगा मायसा? वो तो खुद पूरी जिंदगी धोखे में गुजार रहा था। अलिफ ने दिल ही दिल में ज़ियान की तरफदारी में कहा था। वो शदीद इंतजार में थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। सब के सब लाउंज में जमा थे। कोई नहीं था तो वो मायसा और ज़ियाम थे, जो इस वक्त अपने अपने कमरों में थे। गुल की तरफ से कोई इत्तला मिली? अली ने अलिफ को देखकर पूछा था, जो इस वक्त इन सबके दरमियान बैठा मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा था। इसके पूछने की देर थी कि इसके फ़ोन पर गुल की कॉल आई थी, जो इसने बगैर किसी तगदो के फौरन उठा ली थी और फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया था। अलिफ भाई, यहाँ मशकूक सी रहनाई है। चारों तरफ काले शीशे लगे हैं। गुल ने इन्फॉर्मेशन दी थी। इसकी नज़र सामने आहिस्ता आहिस्ता आती हुई काली वैन पर थी। ओके, अलिफ ने सरसरी से कहकर फोन काट दिया था। निकलने का वक्त आ गया है जवानों। अलिफ ने इन सबके जानिब एक नज़र डालकर कहा था। ध्यान इस वक्त सीढ़ियाँ उतरता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा था, जब इसे गुल की आवाज़ स्पीकर की वजह से सुनाई दी थी, और अब वो भी तेजी से नीचे उतरा था। गाड़ी निकालनी होगी, जल्दी करो अली। प्लान के मुताबिक हम 2 छोटी गाड़ियों में अलग अलग रास्तों से वहाँ पहुँचेंगे। ध्यान ने संजीदगी से आते ही अली से कहा, जो इसकी बात सुनकर फौरन लंग से बाहर की जानिब तेजी से निकला था। इस सब के दौरान अलिफ अपने फोन पर चलती न्यूज़ को इंतहाई गौर से सुन रहा था। ब्लैक पर्ल कंपनी की जानी मानी शख्सियत मिस्टर डिवीसन मार्कर
कार्पोरेट रास्ते में ही तबाह हो गया है। वो आज पाकिस्तान के लिए तशरीफ ला रहे थे, जहाँ उन्होंने अपने पाकिस्तानी नेताओं को एक बड़ी पार्टी देनी थी। मगर अफसोस, अब तक की खबर के मुताबिक इनके बारे में यही खबर मिल रही है कि मिस्टर डिलीसन मार के डेथ हो गई है। अलिफ ने नासमझी से अपने मोबाइल में इस न्यूज़ की तरफ देखा। ये सब जियान जो अलिफ के साथ अभी वहीं था, इसने भी सब सुन लिया था, मगर समझ नहीं पा रहा था ये इनकी चाल हो सकती है। जियान जैसे किसी नतीजे पर पहुंचा था, जबकि अलिफ अब भी सोच में था डिलीसन का कोई काम वजह के बगैर नहीं हो सकता। अगर जल्द से जल्द हम इस सब के पीछे की वजह तक ना पहुंचे तो यकीनन कोई तबाही होगी। अलिफ ने सोच में डूबे हुए कहा था, चलो अब। जियान ने उसके साथ चलने का कहा था। नहीं, अब ये लड़ाई तुम्हारे सुपुर्द जियान, मेरी जरूरत कहीं और हो सकती है। हम इस रिलेशन को अपने पेट पर वार करने नहीं दे सकते। अलिफ ने फोन पर कुछ देखते हुए कहा था। जियान में गहरी सांस लेकर इन सबके पीछे लाउंज से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ गया था। अभी वो बढ़ ही रहा था कि इसने किसी को दाएं कमरे से झांकता महसूस किया, मगर अगले ही लम्हे वो बगैर मुड़े वहां से चला गया था। अलिफ ने एक गहरी सांस लेकर सोचना शुरू किया, आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इससे छूट रही थी? डिलीसन की इस हरकत के पीछे आखिर क्या वजह थी? हजारों सवाल थे, मगर इसका एक भी जवाब इसे समझ नहीं आ रहा था। इसने खड़े खड़े शानों का नंबर मिलाया था। फोन उठाओ। अलिफ ने शदीद बेचैनी में खुद का नाम ही की थी। शानो फोन नहीं उठा रही थी। अगले ही लम्हे कुछ देखकर इसने व्हाट्सएप ऑन किया था, जहाँ राबिया का एक पैगाम इसे आवाज की सूरत में आधे घंटे पहले ही मौसूल हुआ। अलिफ जानते हुए वो अभी क्या हुआ? मेरे नंबर पर बाबा को मैसेज आया है। मेरे बाबा सिकंदर अली का, वो मुझसे और मामा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने एड्रेस भी सेंड किया है। मैं जा रही हूँ बाबा से मिलने। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। राबिया का ये पैगाम सुनकर इसे मजीद खतरा महसूस हुआ था। इसने अगले ही लम्हे सिकंदर अली को फोन मिलाया था, मगर इनका फोन बंद जा रहा था। इसने इनके हर नंबर पर बारी बारी कॉल की, मगर कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था। मामू, शानो, कोई तो फोन उठाए, इसने शदीद झंझाहट से कहा, मगर अब वो यहाँ रुक नहीं सकता था। अगले ही लम्हे वो फैसला कर चुका कि इसे कहाँ होना चाहिए। इसे लाहौर में होना चाहिए था। अगर इसका अंदाजा सही था तो राबिया, सिकंदर या शानो में से किसी की भी जान खतरे में हो सकती थी। वो तेजी से एयरपोर्ट की जानिब गाड़ी लेकर खड़ा हुआ। राबिया का चेहरा इसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। काश तुम मुझे वो एड्रेस भी बता देती सुनील। अलिफ ने फिर से कुछ कलामी की थी, माथे पर शिकने थी। वो गाड़ी को तकरीबन भगा रहा था। आतिफ और गुल इस दारुल उलूम से थोड़ा फासले पर गाड़ी में थे। वहाँ एक बड़ा दरख्त था जहाँ छावनी थी। इनकी गाड़ी इस छावनी में खड़ी थी। सुबह इन्हें बैठे हुए 2 घंटे गुजर गए थे, मगर अभी तक कुछ भी अजीब इन्हें नजर नहीं आया था। वहाँ मामूल के हिसाब से असातिज़ा और बच्चों के सिवा कोई भी अंदर नहीं गया। वो लोग हददर्जा मोहतात थे। इनके सामने बच्चे और नौजवान अपनी इमारत से निकलकर दारुल उलूम में किताबें लिए जा रहे थे। वो दारुल उलूम वाकई अच्छे असातिज़ा से भरा हुआ था, मगर दुश्मनों क्या साजिश थी, इससे वो लोग नावाकिफ थे। इन लोगों को इस दारुल के पीछे की तरफ 2 काली वैन जाती नजर आई थी। ये बाहरी चीज से जो है बहुत अजीब लगी थी। भला इमारत के पीछे किस वैन का क्या काम था, और वो भी 2 काली वैनें ही। तभी गुल ने फौरन अलिफ को इन्फॉर्म किया था। गुल, आप यहीं रहे, मैं देख कर आता हूँ। आतिफ ने गुल से कहा। इन सबके आने से पहले वो वक्त जाया नहीं करना चाह रहा था। संभल कर जाइएगा भाई, गुल ने इंसानियत से खातिर कहा था। इस वक्त वो काली स्कार्फ में मलबूस थी। जी, आतिफ सरसरी से कहता हुआ आम के उलिये में इमारत के पीछे की जानिब बढ़ गया था। जियान, आदिल और अली भी वहाँ पहुँच गए थे। इनकी नफरी उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। वो लोग सीधा गुल के पास पहुँचे थे, जहाँ वो गाड़ी में बैठी थी। वो लोग गाड़ी में आकर बैठ गए थे। आतिफ भाई इन 2 बहनों का जायजा लेने गए हैं। गुल ने इन तीनों को और खास तौर पर जियान को इन्फॉर्म किया। अली भाई कहाँ हैं? अली ने जियान की जानिब देखकर पूछा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में अकेला आया था। वो जलील डिलीसन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इसकी मौत की खबर फैली हुई है। लोग कह रहे हैं कि डिलीसन का जहाज तबाह हो गया और वहाँ कोई भी नहीं बचा। अब ना जाने इसका इस खबर को लेकर क्या करने का इरादा है। जियान ने सब कुछ इन्हें बताया। आतिफ कब गया था गुल? जियान ने इससे सवाल किया। 15 मिनट हो गए। गुल ने घड़ी की जानिब नजर करके बताया था। वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? जियान ने सोचते हुए सवाल किया। अभी वो लोग बातों में मसरूफ थे, तब इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। वो हैंड बम था जो इस इमारत की गार्ड की तरफ फेंका गया, और देखते ही देखते वो बम फट गया। इन सबकी नजर इमारत के बड़े दरवाजे पर पड़ी थी। फिर इन्हें जगह जगह छुपे वो लोग नजर आए। सबके सब नकाबपोश थे। इनका पूरा वजूद गोलियों के सामान और गन से ढका हुआ था। वो देखो, वो रहे वो लोग। अली ने इस इमारत की चारों तरफ फैली दीवार की जानिब देखकर कहा। वहाँ इस पुरसुकून माहौल में देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। लोग शोर की तरफ मुतवज्जह हुए थे। वो सब समझ गए थे कि वक्त आ गया है। गुल, आपको जैसा कहा है वैसा ही करना है। जियान ने गुल को हिदायत की थी। जी, इसने सरसरी से कहा था। फिर कुर्सी के साथ जियान और बाकी लोग भी गाड़ी से बाहर निकले थे, और सबने अपनी गन को अब बाहर निकाल लिया था। सब फैल जाओ और एक एक को मार डालना। जियान ने इन सबसे कहा था। अल्लाहू अकबर। अब वो दिल ही दिल में कहता हुआ इनकी तरफ बढ़ गया था।
अली और आदिल भी मोहताज लेकर इनकी जानिब बढ़ गए थे। वो लोग मुकम्मल तैयारी के साथ थे, मगर इनके इल्म में ये बात नहीं थी कि वहाँ कोई इनका मुकाबला करने भी आ जाएगा, इसलिए वो लोग मुकाबले के लिए तैयार ही से नहीं थे। ज़ियाम ने एक नकाबपोश हट्टे-कट्टे आदमी को देखा, जिसने अभी कुछ देर पहले ही एक बम गार्ड की जानिब फेंका था और अब इसका निशाना वहाँ मौजूद दूसरे इंसानों पर था। ज़ियाम ने फुर्ती से अपनी हैंड गन से इसके सर का निशाना लिया और एक झटके से फायर किया, जो सीधा इसके सर के अंदर घुस गई थी और इसका हाथ जो बम फेंकने के लिए हवा में था, वो वहीं का वहीं रह गया और फिर वो आदमी ज़मीन दोस्त हो गया था। वहाँ मौजूद बाकी लोग एकदम से इस आदमी के मरने पर चौंक गए थे। अब इन्हें अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ कोई इनको रोकने के लिए मौजूद था। अली वहाँ से सीधा दारुल उलूम के इमारत के अंदर घुसा था, जहाँ बच्चे और उस्ताद सब एकदम डर और सहम गए थे। ज़ियाम अभी इस इमारत के अंदर नहीं गया था, वो बाहर था, क्योंकि इसे अपने सामने दो आदमी नजर आए थे, जिनका इरादा गोलियों से इमारत की खिड़कियों के अंदर फायर करने का था। ज़ियाम ने तेजी से काम करते हुए इनमें से एक निशाना लिया, मगर इससे पहले वो गोली मारता वो आदमी हिल गया था और इस दूसरे आदमी की तरफ से एक फायर इस इमारत के शीशे तोड़ चुका था। वहाँ शीशे के कांच चारों तरफ बिखर गए थे। अंदर से इस बच्चों की रोने और चीखने की बुलंद आवाज़ सुनाई दी थी। फिर इसकी तरफ से इस आदमी की टांग पर एक फायर हुआ। इस आदमी की एक चीख निकली थी और वो आधा जमीन पर बैठ गया। इसकी गन जमीन पर गिरी थी। दूसरा आदमी अपने साथी को देखकर चौंकना हो गया, मगर फिर इसके सर की दूसरी तरफ से एक फायर इसे भी आकर लगा और वो भी इस आदमी के ऊपर जा गिरा था। वहाँ खड़े किसी टूटे कांच से अंदर रोते बिलखते 9-10 साल के बच्चे नजर आ रहे थे। ज़ियाम को एकदम अपना बचपन याद आया था। वो इन दीवारों को बहुत अच्छी तरह जानता था, यही इसका कुल सरमाया हुआ करती थी और वो इंतहाई तन्हाई में ऐसे रो दिया करता था। वो अपनी गन को नीचे करके इन बच्चों की तरफ बढ़ा। इसका मकसद इन्हें वहाँ से हटाना था। अब वो इमारत में दाखिल हो चुका था। इसने इस टूटे हुए शीशे का रास्ता अपनाया था। कुछ नहीं होता बच्चों, चलो आप लोग सीढ़ियों से ऊपर चलो, यहाँ नहीं रुकना, ज़ियाम ने बच्चों को बुलंद आवाज से कहा और वो इन्हें दरवाजे से ऊपर भेज रहा था। इसकी नज़र बच्चों से हटती हुई आदिल की तरफ उठी, जो बाहर इन आदमियों के दरमियान गिर चुका था। अब वो दीवार का सहारा लेकर इनमें से एक का निशान लगा रहा था और इसकी गन से फायर हुआ था, जिससे इनमें से एक इसी वक्त ढेर हो गया, जबकि दूसरा आदिल की गोली से हलाक हुआ था। अब वो इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में बढ़ गया था। वहाँ तकरीबन सब बच्चे ऊपर की जानिब जा चुके थे। ये बात ज़्यादा खतरे वाली थी कि इनके पास बम थे, जिससे वो हमला कर सकते थे। इसे अपनी तरफ आता हुआ जख्मी हालत में अली दिखा था। इसके बाजू पर जख्म था। ज़ियाम ने इसे आवाज़ दी थी और पकड़कर गिरने से संभाला। मुझे छोड़ो, नीचे आतिफ को बचाओ, अली ने खुद को संभालते हुए इसे कहा था। इसके बाल बिखरे थे और इस वक्त भी वो मखसूस ढीले कुर्ते में था। अब वो जमीन पर बैठ चुका था और उसकी नज़र ज़ियाम की तरफ थी, जो उसकी बात के मुताबिक नीचे जा रहा था। नीचे चारों तरफ लाल लाइटें लगी थी। ज़ियाम जो महताज सा आगे बढ़ा रहा था, इसे वो सब देखकर हैरानी हुई थी। आतिफ इन दोनों आदमियों के कब्जे में था और वो उसके अंदर गोलियां उतारने ही वाले थे जब वो अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। इसकी अपनी गन ज़ियाम को अपने कदमों में पड़ी नजर आई। इतने में ज़ियाम ने गन से फायर किया था और इस गन पकड़े आदमी का सर ढलक गया था और वो आतिफ के कदमों में ढेर हो गया था। अब वो दो आदमी थे जो आतिफ को पकड़े हुए थे, मगर आतिफ इनमें से एक से हाथ छुड़वाने में कामयाब हो गया और अब वो और दूसरा आदमी आपस में गुत्ता हो गए। इतने में ज़ियाम इस दूसरे शख्स को भी जान से मार डालता। जब अपने पीछे कोई महसूस हुआ, इसने इसकी पेट पर गन रखी थी। ज़ियाम एक पल को ठहर गया। बहुत होशियारी आ गई है तुम लोगों में, वो एक भारी आवाज़ थी जो ज़ियाम को अपने पीछे से सुनाई दी थी। फिर इस आदमी ने ज़ियाम के सर पर गन को जोर से दे मारा था। एक पल को इसका हाथ अपने सर पर गया, आंखें जोर से बंद हुई और इस सूरत हाल में शख्स की गन सीधा आतिफ की तरफ उठी, मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, ज़ियाम समझ गया था और इसने एक जोर से मुक्का इसे तगड़े इंसान के मुंह पर दे मारा, जिससे इसका सर दीवार से टकराया और इसका एक दांत बाहर की जानिब निकलता दिखाई दिया। आतिफ के लिए मौका काफी था। इसने अपनी गन को जमीन से उठाकर इसे गोली मारी और जहन्नुम तक पहुंचा दिया, जबकि ज़ियाम खुद को मजीद संभाल रहा था। इसका एक हाथ दीवार से टिका था। इसने अपने दूसरे हाथ को सर पर लगाया था, जहाँ से इसकी उंगलियों में खून लग गया था। सर पर गन लगने की वजह से वहाँ से खून निकल रहा था। चलो यहाँ से, अब वो सर झटक कर आतिफ से कह रहा था, जो गन उठाए खुद को कमजोर कर रहा था। अब वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए थे। बाहर इन्हें आदिल की चीख सुनाई दी और वो इन दोनों की जानिब देखकर चीखा था। ज़ियाम ने एक पल लगाए बगैर आतिफ को दूसरी तरफ धक्का दिया और खुद दूसरी जानिब भागा था। वहाँ एक आदमी इनकी तरफ इस हैंडबम को फेंका था। अगर वो वक्त पर ना हटते तो इस बम से शहीद हो गए होते। अब वो लोग कोहनियां झड़ते उठ खड़े हुए थे। ज़ियाम को इमारत के बाहर वाली गेट पर एक आदमी नजर आया, जिसके कपड़ों पर वो हैंडबम लगे थे। अब इसका निशाना इसके सर का था। अभी वो फायर करने ही वाला था कि इसने महसूस किया कि वो इस वक्त बगैर किसी चीज की इस इमारत के बाहर बीचों बीच खड़ा था। इस अफरा-तफरी में से ठीक सामने एक नकाबपोश हाथ में गन पकड़े बढ़ गया था। वो अपनी गन से बाकियों की तरह इस आदमी को ढेर करने ही वाला था। हाथ ट्रिगर पे भी चले गए थे, मगर इस दौरान वो खुद को कमजोर पड़ता महसूस कर रहा था। सर पर लगी चोट ने एक सनसनी इसके पूरे वजूद में फैला दी थी। कुछ था जिसे अपने कानों में सुनाई दिया था।
मुझे खुद से अलग कर दो। मायसा के वो अल्फाज इसे जाने कहाँ से याद आ गए थे। इसे वक्त ठहरता हुआ लगा। दोनों हाथों से गन को पकड़े अपनी गर्दन और हाथों की रगों को ताने वो एक बहादुर जवान था, मगर दिल ना किसी की सुनता है और ना किसी की परवाह करता। इसके दिमाग में उभरती इस आवाज ने इसके हाथों से जान खत्म कर दी थी। हाँ, ये सच था कि वो मायसा को कभी नहीं छोड़ सकता था, जैसे वो सांस लेना नहीं छोड़ सकता। इस आदमी का हाथ ट्रिगर पर था। वो इस जवान को मारने की तैयारी में था जो उसके 6 साथियों को सर पर गोली मारकर जहन्नुम वासिल कर चुका था। वो एक निर्दय और बहादुर जवान को मारने की तैयारी में था, लेकिन अगर वो ऐसा कर पा रहा था तो सिर्फ इसलिए कि वो ज़ियाम इस वक्त शहीद होने की मुकम्मल चाहत में इसके सामने खड़ा था। वो इस आदमी की आंखों में आंखें डालकर इसके सामने खड़ा था। इस आदमी ने देखा था कि इस अफरा-तफरी के माहौल में एक पुरसुकून शख्स इसके सामने अपनी बंदूक जमीन पर फेंक रहा था। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले तो इसे अपनी मौत इस जवान के हाथों लिखी नजर आ रही थी। कुछ पल इसी यात्रा में गुजर गए थे, फिर इस शख्स ने फायर करने के इरादे से ट्रिगर पर हाथ रखा था। ज़ियाम अपनी गहरी आंखें बंद किए मौत के सामने खड़ा कलमा शहादत पढ़ रहा था। वहां मौजूद आतिफ जो निशाने लगाकर दुश्मन को मारने में लगा था, की नजर ज़ियाम पर गई थी। इसने अपनी इस गन को जमीन पर फेंकते देखा था। इसकी आंखों में देखकर इसे वहां मौत की शदीद तलब नजर आई थी। फिर इसे इस शख्स का हाथ इस बंदूक की ट्रिगर पर नजर आया। इसका निशान न ज़ियाम के दिल का था, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब इसके दिल में दुनिया नहीं, वो यहाँ रब बसता है, और जहाँ रब बसता हो दिल किसी दुश्मन के हाथों बंद हो जाए, ये कहाँ मुमकिन है। ज़ियाम ने सर को आसमान की जानिब उठाया था। मुझे खुद से अलग कर दो। इस बार दोबारा सनसनाहट सुनाई दी थी। तुम्हें मुझसे मेरी मौत ही अलग कर सकती है। उसने एक जुमला अपनी जबान से अदा किया। ज़ियाम, आतिफ इसकी तरफ दौड़ता हुआ बुलंद आवाज से चीखा था। वहाँ अली और आदिल ने भी इसकी तरफ नजर की थी। अली अपना बाजू पकड़े जमात से बाहर निकला। वक्त जैसे ठहर सा गया। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो आसमान की तरफ नजरें किए बंद कर चुका था, आंखें बंद कर चुका था। वहाँ एक गन की आवाज सुनाई दी थी। ज़ियाम, आतिफ चीखा था। ज़ियाम जो आंखें बंद किए आसमान की जानिब गर्दन उठाया हुआ था, वो आंखें खोल चुका था। वो शख्स जो उसे ढेर करने और जान से मारने का इरादा रखता था, वो खुद जमीन बोस हो चुका था। ज़ियाम को अपने पैरों में इस शख्स की लाश गिरती हुई महसूस हुई, और अब वो आंखें खोले इस मंजर को देख रहा था। वहाँ सब खड़े इस आने वाले शख्स को देख रहे थे, जिसने आदमी को मारकर ज़ियाम की जान बचाई थी। ज़ियाम ने इस चेहरे का देखा था, और इसके लिए बिल्कुल नया था, जिसे कभी इसने ना देखा हो। मगर वो शख्स तेज के आलम में था। इस शख्स का गुस्सा ज़ियाम पारिस को बेहद अजीब लगा था। वो नजरों से दुख जाने वाला गुस्सा था। वहाँ दहशत गर्दों के तमाम आदमी ढेर पड़े थे। इनकी लाशों के दरमियान से होता हुआ वो शख्स सीधा ज़ियाम के मुकाबले आ खड़ा हुआ। ज़ियाम को इसकी आंखों में कुल वक्त गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा था। वहाँ हर जगह एक कयामत सुगुर का मंजर था। वो लोग एक जग को जीत चुके थे। इस शख्स की रगें तनी थी, जबकि ज़ियाम ढीला पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शुक्रिया कहे या गुस्सा करे, क्योंकि वो इस वक्त वाकई मर जाना चाहता था। आदिल, अली और आतिफ भी ज़ियाम की तरफ बढ़े, मगर फिर इस शख्स को देखकर रुक गए थे। चट्टाक! वहाँ एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी थी। इस शख्स का हाथ ज़ियाम के चेहरे पर पड़ चुका था। इस तरह के रद्द अमल के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। इसने पलटकर शदीद गुस्से से शख्स की तरफ देखा था। आदिल, अली और आतिफ सबकी आंखें बाहर को आ गई थी, और माथे पर कई सवालात इकट्ठा हो गए, मगर वो सब खामोश थे। वहाँ इर्द-गिर्द लोग इस गुजरी कयामत के मनाजिर देखने जमा शुरू हो चुके थे। लोग जिनकी जानें हलक में आ गई थी, अब वो लोग थोड़े पुरसुकून नजर आ रहे थे। इस शख्स का गुस्सा ज़ियाम पारिस को बेहद अजीब लगा था। वो नजरों से दुख जाने वाला गुस्सा था। वहाँ दहशत गर्दों के तमाम आदमी ढेर पड़े थे।